हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग कहीं पे रुक गए थे। हाँ तो कल हम लोग कर लिए थे क्या, फ्लेम। ठीक है, डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम हम लोग पढ़े थे। फ्लेम में 3 जोन होता है, ये सब हम लोग पढ़े थे, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल क्या होता है, FUEL फ्यूल क्या होता है। ठीक है, तो देखो ऐसा कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, फ्यूल को भी हम लोग क्या कंबस्टिबल सब्सटेंस को ही फ्यूल करते हैं। ऐसा कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो हम लोग के लिए क्या हो, यूजफुल हो, जो हम लोग को हीट एनर्जी जो दे, लाइट एनर्जी दे। ऐसा कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो हम लोग के लिए क्या हो, यूजफुल हो, जो हम लोग क्या दे, हीट एनर्जी दे या लाइट एनर्जी दे, जिसको हम लोग अपने यूज के लिए, मतलब अपने डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल या कमर्शियल यूज के लिए यूज कर सके, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल। तो फ्यूल का हम लिखते हैं, पहले भी लिख चुके हैं, अभी भी लिखवा देते हैं। देखो दोज कंबस्टिबल सब्सटेंस, दोज combustible substances, those substances, combustible substances which provides us energy, which provide us energy, which provide us energy in the form of heat, in the form of heat. Those combustible substances which provide us energy in the form of heat and light, in the form of heat and light, in the form of heat and light, so that we can use it for our domestic, industrial, and commercial use. Industrial and commercial use are called fuel. उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूल बोलेंगे। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा पेट्रोल यूज करते हैं, कमर्शियल यूज के लिए भी, डोमेस्टिक यूज के लिए भी, इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी, ताकि वो पेट्रोल जलकर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे, हम लोग का व्हीकल चले, मशीन चले, है ना, इंजन चले, है ना। तो एग्जाम्पल में क्या यूज हुए, पेट्रोल, डीजल, coal. Yes, coal is a fuel, not a good fuel, but a fuel. Coal, LPG, CNG, LPG, CNG, etc. और बहुत सारा। फूड भी फ्यूल है, लकड़ी के भी जलाते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है ना, हीट एनर्जी मिलता है, लाइट एनर्जी मिलता है। और उस हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी को हम लोग यूज भी करते हैं खाना पकाने के लिए। गांव में आज भी लकड़ियों का यूज होता है। हाँ, गोबर से बना हुआ गोईठा, जिसको कौन सा केक बोलते हैं, काउडंग केक। तो काउडंग केक को भी चला के हम लोग खाना बनाते हैं। हाँ, ठंडा के दिन सेकने का भी यूज करते हैं। कभी कभी लिट्टी चोखा बनाते हैं तो काउडंग केक पे लिट्टी बनता है गाँव में, है ना। मच्छर मारने के लिए पहली बार सुना है, ये भी यूज करते होंगे। ठीक है, तो बहुत सारा चीज इसके हम लोग कमर्शियल यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज करते हैं, या इंडस्ट्रियल यूज में ये सब चीज यूज होता है। तो ये सब क्या है, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस तो है ही, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूल। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। सब लोग उतार लो पॉज करके। हाँ, तो अभी हम लोग समझे फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल हम लोग सिंपली समझते हैं कि ऐसा कोई भी चीज जो हम लोग क्या देता है, एनर्जी। ऐसा कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जो हम लोग क्या दे, एनर्जी दे, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल। तो अगर हम सिंपली बोले इंसान के लिए फ्यूल है, तो कौन सा इंसान के लिए क्या है फ्यूल, फूड। जो खाना हम लोग खाते हैं वही तो फ्यूल है ना। जो खाना हम लोग खाते हैं वही क्या है, हम लोग के लिए फ्यूल है। अब देखो, जो खाना खाते हैं वो भी 2 प्रकार का हो सकता है, गुड फूड एंड बैड फूड। अच्छा खाना और खराब खाना। अच्छा खाना कौन, जो हम लोग के बॉडी को हेल्थी रखे। खराब खाना कौन, जो हम लोग को अच्छा लगेगा, जो हम लोग को लगता है खाने में अच्छा है, जंक फूड, लेकिन हम लोग के बॉडी के लिए हानिकारक है। तो वैसे ही फ्यूल भी 2 प्रकार का होता है, गुड फ्यूल एंड बैड फ्यूल। गुड फ्यूल क्या है,
जो हम लोग को आसानी से मिले, जो हम लोग का पॉल्यूशन कम फैलाए, जो ज़्यादा हीट एनर्जी दे, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा हो, जिसका इफिशियंसी ज़्यादा हो। कैलोरीफिक वैल्यू इफिशियंसी पे हम आएंगे, अभी हम ये टॉपिक पढ़ाए नहीं, ठीक है। लेकिन बैड फ्यूल क्या होता है? जो पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाए, जो महंगा मिले तुमको मार्केट में, जो आसानी से ना मिले, जो जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई हो, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, बहुत कम हो, जिसका इफिशियंसी कम हो, उसको बैड फ्यूल बोलेंगे। समझ में आ रहा? तो चलो इसको हम समझते हैं गुड फ्यूल एक्चुअली में होता क्या है। चलो तो देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल क्या है। गुड फ्यूल, अच्छा जो फ्यूल होता है, जो फ्यूल जिसको हम लोग गुड फ्यूल के कैटेगरी में रखते हैं, उसके लिए ये क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसका फीचर्स क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो गुड फ्यूल होता है उसको हम लोग आसानी से कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं। अगर मान लो फ्यूल ऐसा है जिसको तुम रख ही ना पाओ, कहीं स्टोर ही ना कर पाओ, ऐसा फ्यूल हो जहाँ पर जिसको तुम कहीं स्टोर न कर पाओ या एक जगह से दूसरी जगह न ले जा पाओ, तो वैसा फ्यूल का क्या काम? तुमको आग कहीं और जलाना है और तुमको वहाँ तक ले ही नहीं जा सकते उसको, तो उसको गुड फ्यूल बोलोगे क्या? आग तुमको कल जलाना है लेकिन कल तक तुम रख ही नहीं सकते उसको, कहीं स्टोर ही नहीं कर सकते, तो गुड फ्यूल हो सकता है? नहीं। तो सबसे पहला कैटेगरी क्या है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गुड फ्यूल का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। It should be easy to store and transport। इसको आसानी से स्टोर किया जा सके और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके। दूसरा इसका कैटेगरी क्या है कि ये फ्यूल सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा महंगा। अब मान लो बहुत महंगा फ्यूल है जिसको हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जिसको हम इतना पैसा नहीं है हम लोग के पास कि वो फ्यूल को हम लोग खरीद सकें, तो वो फ्यूल हम लोग कोई काम करेगा क्या? नहीं। तो अब जो तुम्हारे काम का नहीं है वो तुम्हारे लिए गुड हो सकता है क्या? गुड वही होगा ना जो तुम्हारे लिए काम का है। तो मतलब हम लोग को सस्ता रेट में मिल जाए तो क्या होगा? सेकंड, द फ्यूल शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लिख लो सेकंड पॉइंट, इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, इट शुड नॉट बी एक्सपेंसिव, ये महंगा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दो, दुनिया में फ्यूल बहुत है लेकिन कुछ फ्यूल आसानी से अवेलेबल होता है, कुछ फ्यूल आसानी से अवेलेबल नहीं होता है। जब भी तुम जो फ्यूल चाहो, जैसे एलपीजी फॉर एग्जांपल, हम लोग खाना बनाते हैं एलपीजी पे, हम लोग को एलपीजी आसानी से अवेलेबल है ना जी, जाओ पैसा दो, ले लो, खरीद लो, एक बार फोन से बुकिंग कर लो, घर पे पहुंचा देता है, आसानी से अवेलेबल है। लेकिन कोई फ्यूल अगर आसानी से अवेलेबल ना हो, ठीक है, जो तुमको आसानी से अवेलेबल ना हो, तुमको मिल ना पाए, चलो वो अच्छा है, वो उसका सब कुछ अच्छा है, लेकिन तुमको मिल ही नहीं पा रहा, तुम्हारा जिस शहर में तुम रहते हो उस शहर में वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो तुम्हारे गुड हो सकता है क्या? जो तुमको मिल ही नहीं पा रहा है वो तुम्हारे गुड कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। तो गुड होने के लिए क्या होना चाहिए? इट शुड बी इजिली अवेलेबल। तो क्या हो जाना चाहिए? इजिली अवेलेबल होना चाहिए। तो लिख लो तीसरा, इट शुड बी इजिली अवेलेबल, ये आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। चौथा, अगर कोई चीज तुम यूज कर लो, वो तुम्हारे अगल बगल को गंदी कर रहा है, तो तुम जहाँ रह रहे हो, जिस सोसाइटी में रहो, जिस देश में रह रहे हो या जिस सिटी में रह रहे हो, उस सिटी को गंदा कर रहा है। गंदा करने का मतलब है कि उसको पॉल्यूशन फैला रहा है। तो जो तुम्हारे इन्वायरमेंट को, तुम्हारे घर को या तुम्हारे सोसाइटी को गंदा करे, वो तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा कोई फ्यूल है जो पॉल्यूशन फैला रहा है तो वो गुड फ्यूल के कैटेगरी में नहीं आएगा। समझ आया? तो गुड क्या बोलोगे? इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज। पॉल्यूशन कैसे होता है? जो हार्मफुल गैस प्रोड्यूस होता है, जैसे अनबर्न कार्बन, जो कार्बन जला हुआ रहता है, वो मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड एटमॉस्फेयर में जाकर बनता है, तो हम लोग के एटमॉस्फेयर में क्या होता है? हार्मफुल होता है, ठीक है। या जो सल्फर नहीं जलता है, जाके एटमॉस्फेयर में जाके सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है या सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जिससे एसिड रेन होता है।
तो सिंपली हम लोग को बोलने का मतलब ये है कि ये पॉल्यूशन ना फैलाए। गुड फ्यूल होने का मतलब क्या है कि वो पॉल्यूशन ना फैलाए, मतलब हार्मफुल गैसेज उससे रिलीज ना हो। ठीक है, तो लिख लो, इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज ऑन बर्निंग। It should not produce harmful gases on burning. It should not produce harmful gases on burning, and also should not leave behind any as मतलब राख भी न छोड़े। ठीक है, जैसे अब तुम लकड़ी जलाते हो तो राख छोड़ता है ना, तो राख छोड़ रहा है मतलब वो भी एक तरह का पॉल्यूशन ही फैला रहा है। ठीक है, तो वो भी तुम्हारे लिए एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है, तो वुड भी तुम्हारा गुड फ्यूल नहीं है। तो ठीक है, इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस एंड शुड नॉट leave behind any ash मतलब राख। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू, जो भी फ्यूल या जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जिसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, वो क्या होगा, गुड फ्यूल होगा। कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा बोलने का मतलब क्या है कि अगर हम उस सब्सटेंस को जला रहे हैं तो उससे हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। कैलोरीफिक वैल्यू बोलने का मतलब, ज्यादा बोलने का मतलब क्या है कि जो भी चीज को तुम जला रहे हो उससे हीट एनर्जी तुमको क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। हीट एनर्जी ज्यादा मिलेगा तभी तो तुम यूज कर पाओगे ना उसका हीट को, हाँ, जिससे तुमको एनर्जी, तुम एक्चुअली में जला क्यों रहे हो किसी भी फ्यूल को, उससे एनर्जी लेने के लिए ना। अगर एनर्जी ज्यादा मिलेगा तभी तो वो गुड होगा ना, हाँ। तो अगर हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगा इसका मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो रहा है उसमें, प्रोड्यूस हो रहा है। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो ध्यान में आप इसको उतार देना तुम लोग, यहाँ पे ध्यान दो। पॉइंट नंबर 5, it should have high calorific value. It should have high calorific value. It should have high calorific value, which means it should produce large amount of heat energy on burning, which means it should produce large amount of heat energy on burning। क्लियर है, जलने पे बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है, अब देखो गुड फ्यूल वो भी नहीं होता है जिसपे तुम आग लगाओ अचानक से जल जाए कि तुमको बचने का मौका ही ना दे। इट शुड बी सेफ्टी, इसमें ये सेफ्टी होना चाहिए इसको जलाने में, अचानक से बर्स्ट न कर जाए, अचानक से क्या ना हो जाए, जल ना जाए। ठीक है, रीडली कंबस्टिबल ना होना चाहिए। रीडली कंबस्टिबल बोलने का मतलब है कि अचानक से, रीडली कंबस्टिबल बोलने का मतलब है अचानक से इसमें आग ना लग जाए। अगर किसी चीज को तुम जला रहे हो अचानक से आग लग जाएगा तो क्या होगा, वो तुम्हारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, या जो भी उस पर आग लगा रहा है उसके लिए हार्मफुल है। तो इसको लिख लो, पॉइंट नंबर 6 लिख लो, it should burn safely। लिख लो, it should burn safely। It should burn safely। It should burn safely। And should be readily combustible भी लिख सकते हो। should be readily combustible बोलने का मतलब है आसानी से चले, ज्यादा एक ही साथ, जिसको हम लोग एक्सप्लोजिव बोलते हैं, उस फॉर्म में ना चले। ठीक है, दिस शुड बी रीडली कंबस्टिबल, या लिख लो एंड शुड बी
and should be readily combustible. पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7। अब ध्यान दो, ऐसा कोई फ्यूल हो जिसका इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम हो, मतलब जो अभी रूम में जो हम लोग का टेम्परेचर उससे भी कम हो, तो उसको तुम्हें आप रखोगे तो बिना उसमें आग लगा ही आग लग जाएगा। जैसे व्हाइट फास्फोरस को अगर हम यहाँ रख दें तो बिना उसमें आग लगाए, हम चाहे ना चाहे अपने आप आग लग जाएगा, तो वो भी गुड फ्यूल में नहीं आ सकता। कम से कम इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम जब चाहें तभी उसमें आग लगे, है ना, तभी उसमें कंबशन हो। तो लिख लो, इट शुड have initial temperature more than room temperature. It should have initial temperature more than room temperature. इसका इनिशियल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से या ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बैड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं फ्यूल इफिशियंसी, है ना। फ्यूल इफिशियंसी क्या होता है? देखो, फ्यूल इफिशियंसी का मतलब तो समझता है। इफिशियंसी कहीं भी क्या बताता है कि उसका इंपॉर्टेंस कितना, उसका वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके किसी के लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, उसी को इफिशियंसी बोलते हो ना। हाँ, फ्यूल इफिशियंसी का मतलब कि कौन सा फ्यूल का कितना वैल्यू है, कौन सा फ्यूल कितना ज़्यादा, तुम मतलब हम लोग फ्यूल किस लिए यूज करते हैं? एनर्जी के लिए। अब एनर्जी के रूप में ही इफिशियंसी हम लोग बताएंगे। एनर्जी कौन सा? मेनली हम लोग फ्यूल यूज करते हैं हीट एनर्जी के लिए, तो फ्यूल इफिशियंसी को भी हम लोग किस फॉर्म में बताएंगे? इफिशियंसी के फॉर्म में। हम लोग फुल इफिशियंसी को मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस, कौन सा फ्यूल कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसी हिसाब से हम लोग फ्यूल इफिशियंसी बोलते हैं। जितना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा उतना ही अच्छा उसका फ्यूल इफिशियंसी होगा। अगर हम बोलते हैं ना, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जैसे अब खाना बनाने के लिए ही यूज करते हो, आजकल बहुत सारा ऑप्शन है खाना बनाने का। अब गाँव में अगर बात करें, गोइठा है, कोयला है, एलपीजी भी है, लेकिन बात होता है कि इस तीनों में बेस्ट कौन है। तो ये बात होता है कि किस, अगर गांव वाला से बात करोगे कौन सा बेस्ट है, तो बोलेगा गैसवा में जल्दी खाना बन जाता है। हाँ, तो गैसवा में जो जल्दी खाना बन जाता है बोलता है, इसका मतलब क्या है? गैस जो है वो हीट एनर्जी ज़्यादा दे रहा है ना बाकी लोग से, मतलब उसका फ्यूल इफिशियंसी ज़्यादा अच्छा है। मतलब जो हीट एनर्जी कम जलने में ज़्यादा हीट दे, जो कम जले और ज़्यादा हीट दे, उसका इफिशियंसी गुड है ना। तो फ्यूल इफिशियंसी क्या है कि कम जलाओ और ज़्यादा हीट एनर्जी दे दे, दैट इज अ गुड इफिशियंसी। हम लोग कार का इफिशियंसी किस में मैनेज, कोई भी कार खरीदते हो या बाइक खरीदते हो तो किस में इफिशियंसी दे दो, उसका माइलेज क्या है? माइलेज क्या है? कम तेल में ज़्यादा चले, हैज अ गुड इफिशियंसी। ऐसा गाड़ी जो कम तेल खाए और ज़्यादा चल जाए उसको हम लोग गुड इफिशियंसी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है? कम चले और ज़्यादा हीट एनर्जी दे, that is a good efficiency. A good efficiency and bad efficiency is measured in the form of calorific value. Good efficiency और bad efficiency को हम लोग calorific value के फॉर्म में मेजर करते हैं। calorific value क्या होता है? calorific value होता है कि किसी भी combustible substance को, अगर 1 kg combustible substance को हम लोग जलाते हैं, 1 kg combustible substance को जलाते हैं, तो उससे जितना हीट एनर्जी निकलता है उसी को हम उसका ये calorific value बोलते हैं। अगर सपोज करो हम 1 kg वुड जलाएं, लकड़ी जलाएं, तो उससे हमको जितना एनर्जी मिला उसको हम क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? कैलोरीफिक वैल्यू का हम बात करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द फ्यूल इन केजी, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ द फ्यूल। अगर हम 1 kg का बात कर रहे हैं ना, अगर मान लो 5 kg फ्यूल जलाए, 5 kg फ्यूल हम लोग जलाए, तो हमको एनर्जी सपोज करो हमको 500 किलो जूल एनर्जी मिला, तो 1 kg को जलाने पे कितना मिला होगा?
1 केजी को जलाने पे 500 डिवाइड बाई 5 किलो जूल पर केजी मिला होगा। हाँ, तो 5 से डिवाइड कर दो तो 100 किलो जूल पर केजी मिला होगा ना जी। तो यही तो मेरा कैलोरीफिक वैल्यू हो गया ना उस सब्सटेंस का जिसमें ये हुआ। तो हम कैसे निकालें? टोटल एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल एनर्जी प्रोड्यूस डिवाइड बाय टोटल वेट इन केजी। याद रखना इन केजी, यहाँ पे ग्राम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ग्राम नहीं होना चाहिए, इन केजी। ये किलो जूल जूल हो सकता है, अगर यहाँ पे जूल रखोगे तो ये जूल पर केजी होगा, यहाँ पे किलो जूल रखोगे तो किलो जूल पर केजी होगा। समझा रहा है? हाँ, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा केजी होना चाहिए। और एनर्जी को मेनली हम लोग किलो जूल में ही लेते हैं। जो कैलोरीफिक वैल्यू का जो ऐसा यूनिट है उसमें एनर्जी को भी हम लोग किस पे लेते हैं? केजी में ही लेते हैं। सॉरी केजी, किलो जूल में। जूल किसका है सही? एनर्जी का अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस एनर्जी। कोई भी एनर्जी को हम लोग का यूनिट तुम्हारा जूल होता है। कोई भी एनर्जी का यूनिट या वर्क डन, कितना वर्क किए हो उसका भी एनर्जी जूल होता है। वर्क डन और एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। तो वर्क डन क्या होता है इसमें? वर्क डन जितना एनर्जी तुम रिलीज किए वही तो काम है ना। तो इनडायरेक्टली वर्क डन भी तुम्हारा एनर्जी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गया? कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो गया? टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, टोटल एनर्जी, यहाँ पे हीट लिख लेना अपना, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ फ्यूल बर्न, जिसको जलाया गया है ना। टोटल मास ऑफ फ्यूल बर्न। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को? द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस या द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन। याद रखना कंप्लीट कंबशन होना चाहिए, इनकम्प्लीट कंबशन नहीं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब 1 kg कोई भी फ्यूल को कंप्लीटली जलाने पे जितना एनर्जी हमको मिला, जितना हीट मिला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसका कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आया? हाँ, तो लिख लो द अमाउंट, इसका डिफिनेशन लिखवा रहे हैं ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे हीट लिख देना, फिर से हम भूल गए लिखना। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, the amount of heat energy produced on complete combustion, the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel, 1 kg of fuel is called कभी नहीं समझ आ रहा। amount of heat on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific, इतना काटना पड़ेगा, is called its calorific value, is called its calorific value। अब बीच में उतना काट। तो the amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its कैलोरीफिक। तो उस फ्यूल का ये कैलोरीफिक वैल्यू होगा, और जिसका जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा वही उतना ज्यादा उसका फ्यूल इफिशियंसी होगा। तो हायर द कैलोरीफिक वैल्यू हायर विल बी द फ्यूल इफिशियंसी। समझ आया? हायर विल बी द माइलेज ऑफ द कार, हायर विल बी द इफिशियंसी ऑफ द व्हीकल। ठीक है, तो उसी तरह से लिख देंगे यहाँ पे हायर, इसी के बाद लिख लेना हायर द कैलोरीफिक, higher the calorific value, higher the calorific value, higher will be the fuel
एफिशिएंसी। समझ में आ गया। अब ऐसा यूनिट लिख लो इसका, ऐसा यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, सी भी हम लिखे, दोनों कैलोरीफिक वैल्यू लिखोगे। ऐसा यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज किलो जूल पर केजी। क्या हो जाएगा? किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल पर केजी। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, हम लोग का जो सराउंडिंग है, हम लोग का जो अगल बगल वाला दुनिया है, उसको फ्यूल का बर्निंग कैसे अफेक्ट कर रहा है ना। अरे फ्यूल जो जलता है, जो इंडस्ट्रीज में फ्यूल जल रहा है, जो बैड फ्यूल जो हम लोग जो जलाते हैं, जो फ्यूल गुड फ्यूल नहीं होता, जो पॉल्यूशन फैलाता है, वो सब फ्यूल को जलाने पे बहुत सारा टॉक्सिक गैसेज हम लोग के एयर में मिल रहा है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हम लोग के एयर में मिल रहा है। और ये सब एयर में मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपना ऑक्साइड और बनाता है। जैसे सल्फर जो है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर निकला है वो ऑक्सीजन में मिलकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन जाता है। फिर ये पानी जो वाटर ड्रॉपलेट होता है, रेन वाटर ड्रॉपलेट, उसमें मिलकर ये एसिड बन जाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन जाता है नाइट्रिक एसिड, हाँ बन जाता है ना। फिर उस तो और यही एसिड हम लोग के पृथ्वी पे रेन के रूप में गिरता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। और ये हम लोग के सॉइल को, हम लोग के माउंटेन्स को, सॉरी हम लोग के ये मॉन्यूमेंट्स को, जैसे ताजमहल, ये सब को बर्बाद करता है। इवन ये हम लोग के बहुत सारे इंसान या बहुत सारे जानवर का स्किन डिजीज का एक रीजन हो जाता है। तो ये हम लोग के इन्वायरमेंट को बैडली अफेक्ट करता है। क्लियर है। उसी तरह दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो हम लोग का कार्बन जो निकल रहा है, अनबर्न्ड कार्बन इंडस्ट्रीज से या बहुत तरह का जो हम लोग का फ्यूल जलाते हैं उससे, वो हम लोग के एयर में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इतना ज़्यादा हम लोग के एटमोसफेयर में होते जा रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक क्षमता होता है, उसके पास एक गुण है, टैलेंट है, जो हम लोग के लिए बहुत हानिकारक है। क्या टैलेंट है कि उसके पास ट्रैप करने का टैलेंट है। किसको ट्रैप करने का? किसको फंसाने का ट्रैप मतलब फंसाना। जाल में जैसे हम लोग मछली फंसाते हैं ना, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी किसी चीज़ को फंसाता है, जिसको हम बोलते हैं हीट। कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर हीट एनर्जी को आने के लिए अलाउ करता है सन का, लेकिन अपने अंदर से बाहर जाने नहीं देता। तो जो भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के एटमोसफेयर में ज़्यादा होगा, तो जितना भी सन से हीट एनर्जी आएगा वो तो ट्रैप कर लेगा उसको अंदर में, एटमोसफेयर में हम लोग का, लेकिन एटमोसफेयर से बाहर नहीं जाने देगा। और इसके कारण क्या होगा, हम लोग के एटमोसफेयर में गर्मी बढ़ जाएगा। और गर्मी बढ़ने के कारण पोलर जो हम लोग का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, वहाँ पे जो आइस जमा हुआ है, हो सकता है वो पिघलना स्टार्ट कर दे। अगर वो आइस पिघल जाएगा तो पूरा पृथ्वी पानी में डूब जाएगा, है ना। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट है। और इतना गर्मी बढ़ रहा है कि हम गर्मी के कारण भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है ना। और गर्मी के कारण और भी चीज़ हम लोग गर्मी के कारण जो यूज़ कर रहे हैं उसके कारण और प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे एसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है जिसके कारण, है ना। क्लोरो गैस भी बहुत सारा बन रहा है ना। तो ये सब और ज़्यादा इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो ये सब किसके कारण? बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल हम लोग का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो लिख लो नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑन आवर इन्वायरमेंट। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑन आवर इन्वायरमेंट। जो हम लोग फ्यूल जलाते हैं उससे हम लोग के इन्वायरमेंट में क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। दो इफेक्ट हम लोग पढ़े हैं, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो लिख लेते हैं उसको, लिखो द इफेक्ट्स आर पहला एसिड रेन पहला एसिड रेन, लिखो एसिड रेन में burning of bad fuels like coal, in power plants
इन पावर प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, इन पावर प्लांट्स और इन पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज produces and burning of fuel like coal in power plant and industries produces gases like nitrogen dioxide, sulfur dioxide, etc. Produces gases like nitrogen dioxide, sulfur dioxide, etc. Nitrogen dioxide, sulfur dioxide, etc. And these gases react with oxygen in the air. These gases react with oxygen. These gases react with oxygen in air to form नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। क्या बना देगा ये? नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, NO3 SO3 ETC। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बताया था, डाई ट्राई क्या होता है? दो ऑक्सीजन तो डाई है, तीन ऑक्सीजन तो ट्राई, एक होगा तो मोनो, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड जब CO होता है, एक ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब दो होता है ना। तो ये नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ तक? हम लोग जब फ्यूल को बर्न किए पावर प्लांट्स में, डाइट फ्यूल को, जो खराब फ्यूल होता है जैसे कोल या इंडस्ट्री में, तो वो गैस बनाया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ा। फिर एटमॉस्फेयर में ये गैस रिएक्ट किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और बना दिया नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। these then इसके बाद लिखना then these gases reacts with water droplets, then these gases react with rainwater, लिख लेना। these gases reacts with rainwater to form acid NO3 हो जाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, टू फॉर्म एसिड लाइक NO3 हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, SO3 हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या H2SO3 भी बन सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फाइड एसिड H2SO3 भी बन सकता है, ठीक है। तो ये बन गया, इसके बाद ETC दे दो, ठीक है। तो दिस गैसेस रिएक्ट विद रेन वाटर। तब जो ये जो ट्राइऑक्साइड बन गया, ये रेन वाटर में क्या रहता है? डिजॉल्व हो जाता है, मिल जाता है, रिएक्ट कर जाता है उसके साथ, और क्या बनाता है? उसके साथ एसिड बना देता है। और यही एसिड हम लोग के रेन के रूप में हम लोग के पृथ्वी पे गिरता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन, ठीक है। देन इसके बाद लिख लेना दिस एसिड फॉल्स ऑन द अर्थ एज रेन। देखो these acids falls on the earth as rain and is called acid rain. Then these acids fall on the earth as acid rain, fall on the earth as acid rain and destroy our soil, monuments, etc. ठीक है, जल्दी से इसको पॉज करके उतार लो। नेक्स्ट टॉपिक जो है सेकंड, वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, वार्मिंग है ना, ग्लोबल वार्मिंग। अब ध्यान दो, ग्लोबल वार्मिंग जैसे बताएं क्या हुआ? जैसे ही हम लोग फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में निकलता है, रिलीज होता है,
और ये कार्बन डाइऑक्साइड के जैसे जैसे मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, हीट भी एटमॉस्फेयर में ज्यादा ट्रैप हो रहा है। क्यों ट्रैप ज्यादा हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के पास एक बताया था एक खूबी है जो हम लोग के लिए हानिकारक है, ट्रैप करने का। किसको ट्रैप करने का? किसको अपने जाल में फंसाने का? हीट एनर्जी को। तो जो सन से हीट आता है उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेता है, अपने जाल में फंसा लेता है, लेकिन बाहर नहीं जाने देता है। तो हम लोग के एटमॉस्फेयर में हीट एनर्जी रह जाता है, और हीट एनर्जी जब एटमॉस्फेयर में रह जाता है तो हम लोग का एटमॉस्फेयर का क्या होता है, टेम्परेचर हाई होते जा रहा है। दिन पर दिन हम लोग का टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, हाई होते जा रहा है। और जो पोलर आइस है, पोलर आइस कैप है जो, तो वो पिघलना स्टार्ट हो गया। और पिघलते पिघलते एक समय ऐसा आएगा जब पूरा पिघल जाएगा तो पूरा हम लोग का सी लेवल बढ़ जाएगा, सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा ना। और सी लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो लैंड एरिया है उस पर सी आ जाएगा, आ जाएगा। तो चलो इसको लिख लो, ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, carbon dioxide is released in the atmosphere CO2 has the capability to trap heat coming from the sun, higher the amount of CO2 in atmosphere, lead to high temperature of atmosphere, This is called global warming. This is called global warming. This results, इसका रिजल्ट क्या होगा? This results in the melting of polar ice caps, due to which the sea level increases, will increase and can cause flood and can cause flood on land areas खत्म। ठीक है, तो यही था हम लोग का कंबशन चैप्टर जो ओवर हो गया। एक वीडियो तुम लोग का ऑनलाइन वाला तो नहीं डाल देना, टाइप्स ऑफ कंबशन का, जो हम डाल देंगे बाद में। ठीक है, तो ये था हम लोग कंबशन चैप्टर। क्लियर है? तुम लोग का सैटरडे को टेस्ट है एक्सपोनेंट का, तो सब लोग प्रिपेयर रहना, चाहे वो जो सामने हो या जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो सबका। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।